बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, वो भी हम डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे क्योंकि कुछ डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 हमारी रह गई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उनको आज हम कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, इसमें एक तो वो हैं जो लॉ में डेफिनेशंस दी हुई हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी वो है जो हम ज़बान ज़द आम में यूज़ करते हैं। मसलन आम बंदा आपके पास आता है तो वो कहता है जी मैंने फाइलर होना है। फाइलर कौन होगा? जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएगा अपनी, और फिर उसमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने का मतलब ये है कि वो अपनी ऑन टाइम रिटर्न फाइल करेगा तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा। अगर ऑन टाइम नहीं करेगा तो फिर उसको आप पहले रिटर्न फाइल करेंगे, फिर उसका सरचार्ज पे करेंगे। जो सरचार्ज है इंडिविजुअल के लिए 1000 है, जो AOP है उसके लिए 10,000 है और कंपनी के लिए 20,000 है। तो इस तरह से वो एक्टिव फाइलर हो जाएगा। फिर वो कुछ लोग आपके पास आते हैं, वो कहेंगे कि हमने अपना गोशवारा जमा करवाना है। उर्दू में वो क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न है। इनकम टैक्स रिटर्न को गोशवारा कहते हैं। तो फिर इसमें आगे टर्मिनोलॉजी है कि क्या आपकी इनकम है, कोई इनकम के हेड हैं, वो आगे हमने पढ़ने हैं। तो उसमें वो अपने हेड्स में बारे में बताता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि वो टैक्स पेयर को पता नहीं होता कि मेरे क्या क्या मैंने किया हुआ है। किया उसने हुआ है लेकिन उसको पता नहीं है। तो इसमें रिटर्न फाइल करते हुए एक मालूमात का सेक्शन है, इंफॉर्मेशन है FBR की। वो FBR को आती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, दूसरे अदारों से, जैसे कि नादरा से आ गई, FIA से आ गई, तो उधर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो वो उससे आप ख़ुद भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के और उसके करवा सकते हैं। फिर उसने विद होल्डिंग की अक्सर वो बात आती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने गया तो उस पर उन्होंने कहा जी आपने विद होल्डिंग टैक्स देना है 236K का परचेज़ करते हुए और 236C का आपने सेल करते हुए प्रॉपर्टी का टैक्स देना है। तो वो भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि विद होल्डिंग टैक्स देना है। उसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं कि क्योंकि वो एडवांस टैक्स आपका आ जाता है। एडवांस टैक्स वो होता है जो एडजस्टेबल होता है। तो ये भी आम ज़बानें हैं कि वो जी टैक्स मुझे फाइलर वाला पड़ रहा है या नॉन फाइलर वाला पड़ रहा है। वो अगर एक्टिव लिस्ट में होगा तो फाइलर वाला पड़ेगा, अगर एक्टिव लिस्ट में नहीं होगा तो नॉन फाइलर वाला पड़ेगा। ये तो आपको इनिशियल क्लाइंट आके चीज़ें बताएंगे ना, तो वो टर्मिनोलॉजी आपने उसमें रिटर्न फाइलिंग है, फाइलर होना है, रिटर्न फाइल करनी है, ये है जब वो आपके पास आते हैं। सर इसमें मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमें लेमैन लैंग्वेज में कहता है कि जी मैंने गोशवारे जमा करवाने हैं या इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना है, दैट्स इट, या मैंने फाइलर होना या है, मैंने फाइलर होना हाँ है, जी। व्हाटएवर द केस इज। तो उसमें जो आपने भी बात की कि इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं FBR को, तो क्या वो एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो मैं फाइल कर रहा हूँ तो मुझे भी वो नज़र आ रही होती है इन्फॉर्मेशन जी, सारी? जब आप उसका फोल्डर खोलेंगे, जब उसको लॉगिन करेंगे ना, उस लॉगिन में उसके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, उसके लॉगिन में पड़ी होंगी सारी। राइट। फॉर एग्जांपल अगर उसने इस फिस्कल ईयर में कोई ट्रांजैक्शन की है प्रॉपर्टी की, कोई गाड़ी की सेल परचेज की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे मिल जाएगी? नहीं, वो हर वो इन्फॉर्मेशन होगी जिस पे उसने इनकम टैक्स पे किया है। सपोज उसने जब प्रॉपर्टी परचेज की तो 236K का उसने टैक्स पे किया तो वो उसकी उसमें इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई सेल की है तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। और फिर ट्रैवलिंग वीक की भी इंफॉर्मेशन आती है। फिर स्टेट बैंक ने जो 2 मिलियन या उससे अबव की ट्रांजैक्शन है या 1 मिलियन, वो वेरी करता रहता है, उसकी भी उसमें आ रही होती है। और अगर कोई टोकन लगवाया उसने, बैंक से पैसे ड्रॉ किए हैं, ये भी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जहाँ जहाँ टैक्स कटता है बेसिकली ज़्यादातर वो आती हैं, लेकिन कुछ ट्रैवलिंग वगैरह जैसे कि वो FIA से आ रही होती है तो उसका टैक्स नहीं भी कटा तो वो आ रही है। तो कस्टमर ने सिर्फ हमें एक लॉगिन प्रोवाइड करना होता है या आप उसने मज़ीद चीज़ें भी प्रोवाइड करनी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिविजुअल है तो उसने खुद से जो उसके कुछ बिल्स हैं पूरे साल के, या अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो उसकी जो इनकम स्टेटमेंट है या कोई बैलेंस शीट वगैरह, हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है उनसे? उसने बेसिकली तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टोटल उसके इनकम सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से उसने इनकम ड्राइव की है वो भी सारा वो बताएगा, और उसके एक्सपेंसेस क्या हैं वो भी सारे वो बताएगा, और उसके पास एसेट्स क्या हैं वो भी बताएगा। लेकिन बाज़ औक़ात इतने वो लेमैन होते हैं कि वो उन्होंने की होती है ट्रांजैक्शन, या मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी के आते हैं, ली बेच दी, तो वो आके हमें कह रहे होते हैं कि नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो ये टैक्स प्रोफेशनल्स वाले बताते हैं कि जब उसको चेक करते हैं तो अंदर आ रहा होता है कि आपने जी 10 प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं, 5 बेची हैं और इसमें की हैं। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आप उससे शेयर करें ताकि वो उसको अंदाज़ा हो कि क्या क्या चीज़ें हैं।
और जस्ट इन केस अगर वो नहीं करता या भूल जाता है या वो जानबूझकर छुपाने की कोशिश करता है, तो हमें वो पता चल जाता है, जो फाइलिंग कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको फिर रिकंसाइल आप करके उसे बताएं क्योंकि आप उसके एजेंट है बेसिकली, जी। फाइलिंग करने वाला उसका एजेंट है। तो उसे ये बताएं कि ये चीज़ें आपकी आ रही हैं, तो आपकी क्योंकि ये एफबीआर के फोल्डर से ही आ रही हैं, एफबीआर को ऑलरेडी पता है। अगर आप छुपाते हैं, जो डिक्लेयर नहीं करते, उस पे जो आपको पेनल्टी पड़ेगी वो 25% है। तो इस तरह से आपका एक्टिव सेक्शन रहे ना, तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। तो मकसद भी आपका ये है कि बेसिकली हमने प्रैक्टिकल आपको इधर ये चीज़ें समझानी है, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आप क्वेश्चन करें, ज़्यादा करें, उससे ज़्यादा खुशी होगी। तो इनटेंजिबल, अक्सर अकाउंटिंग लैंग्वेज वालों ने तो इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बहुत पढ़ा होता है, लेकिन लॉ वालों का थोड़ा सा शायद ना, बल्कि इनका भी शायद पढ़ा होगा। इनटेंजिबल ऐसा एसेट होता है जिसकी फिजिकल कोई पोजीशन नहीं होती, लेकिन उसकी वर्थ होती है। जैसे आप देखते हैं कि कोई शॉप बड़े ज़बरदस्त ब्रांड नेम चल गया, उसकी अब गुडविल है। गुडविल जो है वो नज़र तो नहीं आ रही, फिजिकल तो नहीं है, लेकिन उसकी एक वर्थ है। अगर आप ब्रांड नेम वो वैसे नहीं देगा, ठीक है, तो उसकी वो इनटेंजिबल एसेट होगा। अच्छा, इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज कौन सी होती है? आप अगर इन दिनों में किसी बड़े स्टोर पे जाएं, तो वो आपको जब बिल आपका करते हैं, तो आपको जो स्लिप देते हैं उस पे एफबीआर की स्टैंप भी लगी होती है। बेसिकली वो इंटीग्रेट हुआ है एफबीआर के साथ। तो एफबीआर के अब उसका कैश में जितना वो एंट्री करता है, उतनी एफबीआर के डाटाबेस में चली जाती है कि इसने इतनी सेल की, इस पे इतना टैक्स कलेक्ट किया। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शॉपकीपर अगर नहीं कर रहा, तो वो अपनी सेल छुपा रहा है। तो इसके लिए प्राइस का भी रखा हुआ था एफबीआर ने कि लोग आप जाएं और आप जाके देखें, उसमें जितनी आपको अगर कोई इनवाइस ऐसी है कि वो आपका टैक्स नहीं कटा, उन्होंने एफबीआर के मोनोग्राम वाली आपको नहीं दी, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते थे। तो फिर आपको उसके प्राइस भी मिलता था, और इस तरह से, या फिर अपनी वेरीफाई करते थे, तो उसकी एक कुरानंदाजी होती थी, किसी की निकल आती थी, उसको देते थे। मकसद ये था कि लोग जो है बताएं ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन क्या है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो इंटीग्रेट हुआ हो विद एफबीआर, एफबीआर के, हाँ जी, वो लाइव एंट्री हो रही होगी इसकी। तो इसमें भी मेरा एक इनपुट है, वो किसी वक्त मैं आपको जिक्र करूँगा कि किस तरह से ये हुआ और क्यों। मेंबर जो है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे एओपी है, तो उसके जो पार्टनर होता है एक, वो उसका मेंबर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसका प्रॉफिट में। माइनर चाइल्ड ऐसा चाइल्ड है कि बिजनेसमैन है, एओपी है, और एओपी में दो हिस्से बन गए हैं। एक खुदा न खास्ता किसी पार्टनर के प्रॉब्लम हो गई उसको, या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो बच्चा जो है, इनहेरिटेंस तो उसके पास आएगी ना। लेकिन अगर वो 18 ईयर से बिलो है, तो उसको फिर माइनर चाइल्ड कहेंगे, अगर 18 ईयर से ज़्यादा है। ऑफशोर एसेट्स का तो बड़ा शोर सुना रहा आप लोगों ने। ऑफशोर एसेट्स के बारे में तो सब आजकल जानते हैं, इतना ज़्यादा वो मीडिया ने इसको नया। ऑफशोर एसेट्स ऐसे हैं, एसेट्स हैं कि वो किसी पर्सन के पास है, मूवेबल और इमूवेबल एसेट है, और जो उसने अपने प्रॉफिट गेन से किए, लेकिन वो कहाँ है, किसी बाहर के मुल्क में है, तो उसको हम ऑफशोर आइटम करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे अभी सर हमें बता रहे थे कि वो ऑनलाइन करते हैं काम, ये तो खैर किसी की अकाउंटिंग का सिस्टम का करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन, आजकल बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो यंग मैन है वो कर रहे हैं ये काम, कि एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी से ऑर्डर लेते हैं और किसी को बेचते हैं। आप सिर्फ बीच में सर्विसेज क्या देते हैं कि आप अपना बायर ढूंढते हैं, जब बायर मिल जाता है, सप्लायर से कहते हैं कि इधर शिपमेंट कर दो, ठीक है। अब बायर और सप्लायर एक दूसरे को नहीं जानते, आपने बीच में उसके मार्केट प्लेस होने का किया। तो इस तरह से ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है, कि वो बंदा जो सर्विस दे रहा है बायर और सप्लायर को मिलाने के, जैसे इधर बहुत सारे ट्रकिंग का काम बैरिया में बहुत ज़्यादा करते हैं ऑनलाइन, कि वो किसी के जिसने लोड करवाना है अपना, उस मार्केट वाला उससे रब्ता करता है कि मेरा इतना लोड है, वो फिर ट्रक वाले से रब्ता करता है कि इधर से इसको कैरेज कर दो फलां जगह पे।
तो वो भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसको ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। आउटसाइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये ऑनलाइन इसीलिए है कि सारे ही ये भी ऐसे ही है, मार्केट प्लेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चाहे जर्मनी से लेके पाकिस्तान बेच रहे हैं या जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया बेच रहे हैं, कहीं भी बेच रहे हैं, तो इनको ऑनलाइन उनके ऊपर सेम टैक्सेस अप्लाई होते हैं। उसके से टैक्सेस के रेट डिफरेंट है कि क्योंकि एक जो ऑनलाइन और आईटी सर्विसेज के लिए उसमें एफबीआर ने रिड्यूस रेट रखे हुए हैं राइट। कि ज़रा मुबादला आ रहा है तो इस वजह से उनके रिड्यूस रेट है, इसलिए उसके 1% है। जैसे आपके भी शायद अगर इनकम जो आती हो उस पर 1% बैंक टैक्स काट के देता हो, सही। ऐसे ही है या नहीं, अभी तो मेरा पर्सनल में चल रहा है, मैंने मतलब लिस्ट नहीं करवाई हुई कंपनी। ओके ओके, अगर वो Personal हो ना account में वैसे आता है, हाँ जी, जब आता है कंपनी के अकाउंट में आता है तो फिर 1% उसका टैक्स कटता है और 1% कटने के बाद पाकिस्तान। ठीक। तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम ऐसी इनकम जो आपने पाकिस्तान से कमाई है, चाहे नॉन रेजिडेंट कंपनी है और उसने इनकम पाकिस्तान से कमाई है तो उसे कहेंगे उसका पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान में ही कमा रहे हैं तो वो आपका होता है। प्रेस्क्राइब्ड ये होता है, ये रूल्स ने जो डिफाइंड किया होता है इस तरह का फॉर्म हो, जैसे हम शुरू में नई रजिस्ट्रेशन में ये पढ़ेंगे कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड मैनर से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जो रूल ने डिफाइन किया है कि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, इसको आप फिल करें और इसमें इस तरह से फिल करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो कमिश्नर के पास जाएगी और कमिश्नर अलाउ करेगा, या कमिश्नर ने अपनी पावर जिसको डेडिकेट की होगी वो अलाउ करेगा, तो देन वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफिसर ऐसा ऑफिसर होता है कि जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी इसकी जो कह सकते हैं कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, जो इसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। तो मोस्टली केसेस में सीईओ होते हैं या सीएफओ होगा? जो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जिसके यूज़ विद रेफरेंस से जिसके यूज़ हो रहा हो वो हो सकता है। सीईओ को भी हम कंपनी के हवाले से कहेंगे तो वो हो सकता है। वो कौन कौन से नीचे उसके बल्कि बताए हुए हैं, जैसे कि कोई डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, अकाउंटेंट और सिमिलर ऑफिसर हो सकता है। एनी पर्सन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से जो बात करता है, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन अपॉन होम द कमिश्नर हैज़ सर्व्ड द नोटिस, के जो एफबीआर के साथ कनेक्ट करता है कंपनी जिसको एफबीआर नोटिस सर्व करवाती है, तो इनमें से वो कोई भी हो सकता है जो एफबीआर के मामला तय करे, उसको हम इसके मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिसर करें। अच्छा जी, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वो कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, या एनी अदर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है, यानी ये सारे उन्होंने के बताए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट हो सकता है, या कोई ऑफिसर, तो इसको ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो सबको डील करते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं, इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, रिकवरीज कर रहे होते हैं, वो सारे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर उनको कहते हैं। बस जो भी नाम होता है उसके साथ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर लग जाता है। टैक्स जो होता है इसमें इनकम टैक्स किस किस को कहेंगे? एक तो जो टैक्स होगा वो टैक्स होगा, फिर जो पेनल्टीज लग रही है वो भी उस पर टैक्स, उसको भी टैक्स की डेफिनेशन में आएगी, या कोई अगर सरचार्ज उस पर लग रहा है, कोई अदर चार्जेस लग रहे हैं जो लेवी हो रहे हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, उसको जो है वो टैक्स कहेंगे। टैक्सेबल इनकम जो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 9, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगता है। कुछ इनकम एग्जैम्प्ट हो सकती है, जैसे कल मैंने एग्रीकल्चर इनकम का जिक्र किया था कि वो एफबीआर इस ऑर्डिनेंस के तहत वो एग्जैम्प्ट है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एग्जैम्प्ट है, उसको हम एग्जैम्प्ट इनकम कहेंगे। और जो टैक्सेबल इनकम उसके अदरवाइज जो जिस पे टैक्स लगता है। और फिर हमारा टर्नओवर है। टर्नओवर तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। टर्नओवर बेसिकली ये अक्सर कहते हैं कि हमारी कंपनी का इतना टर्नओवर है, उसकी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सप्लाईज जो होती हैं उनको टर्नओवर टैक्स कहते हैं। ओनरशिप मीन अंडरलाइंग ओनरशिप एज डिफाइंड अंडरशिप के किसके ओनरशिप में है, ये चीज़ उसके बारे में बताया। अनस्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन, अच्छा ये जितना भी एफबीआर का सिस्टम है ना,
इसमें एक जुरिस्डिक्शन होती है हर ऑफिसर की। मसलन अगर एक मेरी अंडर कुछ जुरिस्डिक्शन है और उसका ऑडिट जाके नुमेर कर देगा तो वो उसको इलीगल होगा। अगर मेरे कमीशनरेट में जुरिस्डिक्शन है तो नुमेर चाहे एफबीआर का ऑफिसर ही है, लेकिन वो उधर उसमें कर नहीं सकता जाके। हर ऑफिसर को एक जुरिस्डिक्शन अलॉट है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें रीजनल टैक्स ऑफिस की, तो रीजनल टैक्स ऑफिस में हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं इसको इकबाल टाउन कहते हैं। तो ये इकबाल टाउन का एरिया जो है वो जोन 5 में आता है। जोन 5 का यूनिट 5 है, तो उसका यूनिट 5 का जो ऑफिसर होगा ना वही इधर आके इन्फोर्स कर सकता है, वही इधर आके ऑडिट कर सकता है। उसके अलावा चाहे कमिश्नर कितना बड़ा भी हो ना, सीटीओ को एलटीयू का जो सबसे बड़ा पावरफुल कमिश्नर है वो भी आके उसको नहीं कर सकता। तो जो इसकी एक इलाका होता है हर किसी का, ऐसे ही कारपोरेट में। इसका कोई टेन्योर होता है कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक है, या जब जितनी उसकी सर्विस है तब तक वो उसकी एक ही जो वो रहती है? हाँ जी, ये आपका अच्छा पॉइंट है। इसमें ये है कि एक यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया जोन 5 का यूनिट 5 उसका ये जुरिस्डिक्शन है। अब वो जोन 5 के यूनिट 5 के ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन है, उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कोई 5 साल पे उस पर लगा रह सकता है, कोई 5 दिन बाद ट्रांसफर हो सकता है। तो जो उस यूनिट का ऑफिसर होगा उसकी वो जुरिस्डिक्शन होगी। बेसिकली ये चीज यूनिट पे डिपेंडेंट है, ना कि उस ऑफिसर पर्सनल पे नहीं है। चेंज होते रहेंगे, हाँ, लेकिन यूनिट अगर वही है तो एग्जैक्टली तो वो मतलब वही उस टाइम पीरियड वाली बात है कि एक जाएगा तो दूसरा एक नया आएगा, बट यूनिट अगर वही है तो फिर वही उसी की जुरिस्डिक्शन होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक जो है विसल ब्लोअर बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। ये विसल ब्लोअर क्या होता है जी? विसल ब्लोअर जो है ना डिफाइंड है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सारे में इसकी डेफिनेशन है। तो विसल ब्लोअर बेसिकली ऐसा बंदा, कोई किसी का सपोज अकाउंटेंट है या किसी का वो उससे कुछ परचेजेस करता है, तो उसके अंदर के राज प्रूफ दे कि ये इतना टैक्स चोरी कर रहा है। तो एफबीआर उसका सीगा राज में रखता है, कॉन्फिडेंशियल वो होता है बंदा, उसका एक कोड उसको जनरेट होता है। उसका काम ही यही है कि उसने बताना है कि कौन कौन कहाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं होगा, वो प्राइवेट बंदा होता है। प्राइवेट बंदा होता है और वो उसका काम ही यही होता है कि उसने बताना होता है कि जी फलां अपना जो उसका में भी बाज़ औक़ात कई कंपनियों के अकाउंटेंट होते हैं अपने, कि वो इनवाइसेस बना रहे हैं, फेक इनवाइसेस बना रहे हैं, तो वही जाके कह देते हैं उसमें। या फिर कईयों के राब्ते होते हैं अकाउंट्स वालों के साथ कि आप बताओ मैं आपके साथ शेयर, इनका बाकायदा रिवार्ड होता है, तो विसल ब्लोअर होते हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशंस थी जो हमने लॉ में मोस्टली जो हमारे इसके रिलेटेड थी वो पढ़ी, और ऐसी डेफिनेशंस जो हम इसके साथ रिलेटेड नहीं है वो भी हमने पढ़ ली है। जिसमें आएगा आगे फिर एक टैक्सेशन के लिए जब रिटर्न हम फाइल कर रहे होंगे, एक तो मैंने इब्तदाई सारी इनको बता दी थी कि वो रिटर्न फाइलिंग और दिस दैट के वाले से। फिर उसके अंदर भी आएगा एडजस्टेबल टैक्स है, कौन सा टैक्स है जो आपका टैक्स पेएबल के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है वो टैक्स, जैसे 236C और K का हमने कहा प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। फिर एक फाइनल टैक्स है, क्या टैक्स है कि जी अगर आपने बैंक में आपको प्रॉफिट मिला है, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए और उसको आपके डेट पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो जो प्रॉफिट है वो फाइनल है। मीन ये है कि बैंक ने आपको पैसे काट के, टैक्स काट के पैसे देने हैं, तो उसका अब आपने हिसाब नहीं देना क्योंकि उसका आप इस स्टेज पे टैक्स कटवा चुके हैं। तो इसी तरह से फिर कुछ टैक्स क्रेडिट्स होते हैं कि अगर आप ज़कात दे रहे हैं आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, जहाँ कुछ आपको डिडक्टिबल अलाउंस होते हैं कि आप फुल टाइम रिसर्चर टीचर हैं तो आपको उसका अलाउंस मिलेगा, आपका टैक्स जो है क्रेडिट कम होगा। फिर इसमें कंप्यूटेशन हो के CPR एक वर्ड है। CPR क्या होता है? कंप्यूटराइज पेमेंट चलान, रिसीट पे, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट। ये जो टैक्स जमा होता है वो एक CPR के ज़रिए जमा होता है, तो वो CPR का वर्ड आपके सामने आएगा। फिर रिकॉन्सिलेशंस हैं, हम वेल्थ स्टेटमेंट में जब जाते हैं तो उधर वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं कि इनफ्लो क्या आता है, आया है हमें सारे इनकम से। तो उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस, ऐसी अमाउंट जो बाहर से आपको किसी ने भेजी हो और वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, उधर से बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो वो फॉरेन रेमिटेंस है, उस पर भी टैक्स नहीं होता। ठीक है, वो बाहर से आपको किसी ने भेजी है। इसी तरह गिफ्ट है,
गिफ्ट भी ऐसा होता है कि आप ब्लड रिलेशन वाला सिर्फ एक दूसरे को दे सकता है, और वो भी थ्रू बैंक, अगर पैसे हैं तो थ्रू बैंकिंग चैनल होने चाहिए, और अगर पैसे नहीं हैं तो फिर वो ट्रांसफ़र उसमें गिफ्ट की डीड के साथ होनी चाहिए। तो सर जो ट्रस्टेड प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट की जाती है, उसके ऊपर टैक्सेशन? अच्छा, जो ट्रस्ट होता है ना, बेसिकली ये होता है दो तरह के। एक तो ट्रस्ट ऐसा है जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब उस पे टैक्सेस, वो एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेते हैं एफबीआर से कि हम ट्रस्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है और हम प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इसलिए हमारी इनकम पे एक तो टैक्स नहीं होना चाहिए। अब उस ट्रस्ट को जो भी पैसे देगा बंदा, उसको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उससे भी उसकी डिडक्टिबल अलाउंस उतना मिल जाएगा, उसका टैक्स उतना कम करेगा। दूसरी बात आपने कही कि जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे वैसे तो टैक्स नहीं होगा, लेकिन वो काम हो रही है ट्रस्ट के लिए, और फिर वो उसने एफबीआर से उसकी एग्जेम्पशन ली हुई है, देन उस पर टैक्स नहीं होगा। वो एक काम है मुश्किल, जैसे कि ये मतलब ये चीज फिर टाइप ऑफ ट्रस्ट पे भी डिपेंड करती है कि वेदर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर अपनी प्रॉपर्टी का कोई ट्रस्ट है या किस तरह का ट्रस्ट है, ये भी फिर चीज मैटर करती है। इस तरह से बहुत मैटर करती है। जैसे कि अब आप, वो ऑर्गेनाइजेशन ये एफबीआर चेक करता है कि जैसे हम बात करें फास्ट की, अब फास्ट अगर उनसे एग्जेम्पशन लेता है तो वो देख रहे हैं कि जी हाँ, फास्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, फास्ट अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फास्ट जो है टीचर्स को सैलरियाँ प्रॉपर दे रहा है, फास्ट अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, उस पर लग रहे हैं, वो फिर उसका पूरा ऑडिट होता है बाकायदा। तो इसी तरह अगर लम्स है तो वो देखते हैं कि लम्स तो फीसें बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन उतनी क्या वो करते हैं, तो इसकी उनकी फिर ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा अदारा होगा जो नाम तो ट्रस्ट का लेके बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर रहा है, तो उसका एफबीआर ऑडिट करेगा कि क्या उसको कंज्यूम भी कर रहा है वो, मतलब जो इसमें चैरिटेबल कामों में लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा। तो इस तरह से फिर इसके मुताबिक एग्जेम्पशन मिलती है। तो आपने फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में बात की कि वो उस पर एग्जेम्पशन है, तो उसकी कोई लिमिट है या जितनी मर्जी बाहर से पेमेंट्स आ जाएं उस पर? अच्छा, उसमें एक जगह है रूल्स में लिखा हुआ कि 50 लाख तक लिमिट है, कि 50 लाख तक आपके आनी चाहिए, तो वो फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर होगी। लेकिन उसमें फिर ये नहीं है कि और ज़्यादा बंदा आपको भेज नहीं सकता, मतलब उसमें ये चेक किया जाएगा फिर कि ये लीगैलिटी इसमें है कि नहीं, किसी ये ऐसे काम में तो जो यूज़ नहीं हो रही टेररिस्ट वगैरह के कामों में, या इस तरह से उसकी लीगल पोजीशन देखी जाएगी। अगर लीगल पोजीशन है तो फिर कोई एतराज़ नहीं है फिर। और ये जो मतलब उसको पहले तो पूछा ही नहीं जाएगा ना 50 लाख तक, उससे ऊपर है तो फिर वो चेक किया जाएगा कि कोई ऐसे काम के लिए तो नहीं यूज़ हो रही। और ये जो आपने 50 लाख लिमिट बताई है, ये फॉर 1 ईयर है या 1 ईयर? 1 एक ईयर? ईयर जो भी बात होती है, एक टैक्स, क्योंकि एक टैक्स पीरियड में हम क्लोज कर देते हैं ना फाइनेंशियल ईयर में हर चीज़, तो फिर नए में चलते हैं, तो नए की फिर नए से शुरू हो जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है कि आज सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो थैंक यू। ये इसको